हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी नेट, टीएसटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, टी ट्रिपल एसएसबी आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित बताया है। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्ष पिशाचनी चेषु पैशाची दित्यम भवेत्। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकय पैशाची, सौरसेन पैशाची और पांचाल पैशाची इन तीन प्रकारों का पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मार्कंडेय ने सौरसेनी से मागधी की व्युत्पत्ति बताई है। मागधी सौर से नीता। मागधी के शाकाहारी, चांडाली और साबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों, अश्वपालों आदि की भाषा थी। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया कि यह मध्य देश सूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। श्री जिंदा सगड़ महत्तर 7वीं शताब्दी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूर्ण में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। मगध विषय भाषा निबंधम अथ भागहम। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर के संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में निबद्ध हैं। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आरसी, ऋषि भाषा या आदि भाषा नाम से भी अभिहित किया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जो महाराष्ट्री नाम दिया है, जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को जेठ, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। भर्तृहरि के वाक्यपदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याढ़ संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कारहीनो या गौरीत प्रयुज्यते तमपभ्रंशमिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम्। ब्याड की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। भूयाम सोऽपशब्दा अल्पीयांशः शब्दाः इति एकैकस्य हि शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। न लोपो अपभ्रंशे अधोरेफस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है।
भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्यत भ्रंश इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को उड़ाड़ा भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। तदेतद् वाङ्मय भुवः संस्कृत प्राकृतम तथा अपभ्रंशश्च मिश्रश्चेत्याहुस्यात् चतुर्विधम्। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आभीराद् गिरथा काव्यस्य भ्रंशः इति स्मृता। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहत्थ, अवहट्ट, अवहट्ट आदि नामों से भी पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश को निम्नलिखित भेद बताए हैं। विद्वान अपभ्रंश के भेद: नमिसाधु, उपनागर, आभीर, ग्राम, ये 3 भेद बताए हैं। मार्कंडेय नागर, उपनागर, ब्राचड, योकोबी पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी अपभ्रंश के भेद बताए हैं। तागरे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये 3 भेद बताए हैं। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी, ये 2 भेद बताए हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्री प्राकृत के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश। अपभ्रंश की ध्वनियाँ: डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। ह्रस्व आ, ई, उ, ए, उ। दीर्घ आ, ई, उ, ए, ओ। 10 स्वर। व्यंजन है: कंठ काखा गाघा 4, तालव्य है चा छा जा झा 4, मूर्धन्य है टाठा डाढ़ा डा 5, दंत ताथा दाधा ना पूर्वी अपभ्रंश 5, ओष्ठ पाफा बाभा मा 5 हैं, अंतस्थ यारा लावा सा पूर्वी अपभ्रंश 5 हैं, ऊष्म में सा और हा 2 हैं, सब मिला के व्यंजन वर्ण हुए 30। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन और 2 ही लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर A.F.R. हार्नले ने सन 1880 में किया था। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया, जो निम्नांकित हैं: पूर्वी गौड़ियन, पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन, मराठी। डॉक्टर हार्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे, भीतरी आर्य कहलाए, और जो चारों ओर फैले हुए थे, बाहरी आर्य कहलाए। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूशन भाग 1 खंड 3 1920 में अपना पहला वर्गीकरण निम्नांकित ढंग से प्रस्तुत किया। बाहरी उपशाखा: उत्तरी पश्चिमी समुदाय लहदा सिंधी, दक्षिणी समुदाय मराठी, पूर्वी समुदाय उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया। मध्य उपशाखा: मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी। भीतरी उपशाखा: केंद्रीय समुदाय पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीड़नी, खानदेशी, राजस्थानी।
पहाड़ी समुदाय पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, मध्य या केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया। उदीच, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच, राजस्थानी, गुजराती, मध्य देशीय, पश्चिमी हिंदी, प्राच्य, पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया। दक्षिणात्य है मराठी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उदीच, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, प्रतीच, गुजराती, मध्य देशीय, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य, उड़िया, असमिया, बंगला। दक्षिणात्य मराठी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।